आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में रिलीज हुई एडवेंचर पे बेस वॉर्म वेले मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.8 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत कई हजार साल पहले की एक कहानी को दिखाते हुए होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि जापान की प्रिंसेस जिंगोए ने अपनी बात ना मानने वाले लोगों को एक कभी न मिटने वाला श्राप दी, जिसका नाम गोस्ट आई था। ये श्राप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता था, जिसके कारण आने वाले वंशों को भी इस श्राप को झेलना पड़ता था। इस श्राप के कारण लोग 40 के होते ही एक भयानक मौत मारे जाते थे। इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, प्रिंसेस के ड्रैगन बोन ऑफ सेंस्टियन और मून चोन योर को एक साथ जोड़ने से इस श्राप को मिटाया जा सकता था। फिर हमें प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर सून, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको ड्रैगन्स बोन ऑफ सेनेस्टियन मिल गया है, जिसके ऊपर एक पहेली के रूप में उसके दूसरे हिस्से मून चोन की जानकारी बताई गई है। पर वो पहेली प्राचीन भाषा में लिखी होने के कारण प्रोफेसर सून आधा ही अनुवाद कर पाते हैं कि वो यूनोन प्रांत के लॉन्गफेट पहाड़ों के बीच भूमिगत शहर में छुपा हुआ है, जहां सम्राट सियांग का विशाल मकबरा दफनाया गया है। अब दूसरे सीन में हमें मिस्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध एंटीक डीलर हैं। वो सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि कैसे लिंग योंग, फैटी, गोल्ड, बायू और यांग ने अपनी किसी करीबी दोस्त के श्राप को मिटाने के लिए ड्रैगन्स बोन की तलाश में निकले थे, जहां उन्हें बड़ी बड़ी मकड़ियां और लाल आंखों वाले भेड़ियों का सामना करना पड़ा। अंत में वे ड्रैगन्स बोन को पाने में कामयाब रहे, पर उसकी वजह से उन सभी को भी उसी श्राप का शिकार होना पड़ा। मतलब वो सभी भी 40 के बाद दर्दनाक मौत मारे जाएंगे। इसी कारण मिस्टर सॉन्ग अपनी बेटी यांग को बचाने के लिए मून चोन योक की तलाश में है। उधर प्रोफेसर और बायू उन 8 पहेलियों में से सिर्फ 4 का अनुवाद कर पाते हैं। तभी यहाँ पर यांग आती है और बताती है कि इसे सिर्फ प्रोफेसर चैंग ही अनुवाद कर सकते हैं। वो खुद 30 साल पहले अपने साथियों के साथ यॉर्क की तलाश में गए थे, पर सिर्फ वो ही वापस लौट पाए। इस सब के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनका मानसिक संतुलन भी हिल गया और वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। इसी कारण वो तभी से पागल खाने में भर्ती हैं। अब वो सभी प्रोफेसर चैंग से मिलने पागल खाने में जाते हैं और यांग प्रोफेसर से उन बाकी पहेलियों के बारे में पूछती है, पर प्रोफेसर का बर्ताव किसी पागल सनकी की तरह होता है जो कुछ नहीं बताते। और यांग के डरपोक कहने पर प्रोफेसर चैंग उन्हें अपनी डरावनी आंखें दिखाते हैं, जो कि वहां जाने का नतीजा था। वो सिर्फ एक चेतावनी देते हैं कि कुछ भी करना, पर उसकी आंखों में मत देखना। प्रोफेसर से कुछ खास पता न चलने पर भी वो सभी यॉर्क की तलाश में निकल जाते हैं और लंबा सफर तय करने के बाद वो अपनी मंजिल के पास पहुंचते हैं। तब तक रात हो जाती है, इसलिए वो पास के होटल में रुकते हैं, जहां रात को बहुत से फ्लेम फ्लाई नजर आते हैं। और इस होटल की ओनर की बेटी कोंगो उन्हें बताती है कि ये सभी फ्लेम फ्लाई अपने राजा को फॉलो करते हैं और उनके राजा के जल जाने पर वो सभी भी अपने आप को जला देते हैं। कोंगो ने उनके राजा को पकड़ा होता है, इसलिए जहाँ वो उनके राजा को ले जाते थे वहाँ सारे फ्लेम फ्लाई भी जाने लगते थे। अगली सुबह सब अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और खतरनाक खाई और जंगलों को पार करके उन्हें जी यांग के मकबरे में जाने के लिए रास्ता दिखता है। और जाते समय कोंगो उन सभी को बताती है कि रात होते ही पूरी घाटी में जहरीली गैस फैल जाती है, तो रात होने से पहले आप सभी को सबसे ऊंची जगह पर जाना होगा। और कोंगो उन्हें एक हवा में उड़ने वाले आइलैंड के बारे में बताती है और वो सभी हाँ बोलकर उस पानी के रास्ते उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। कुछ दूर अंदर जाने के बाद फैटी पानी के अंदर एक छोटी सी मछली नोटिस करता है। फैटी उसे छूने की कोशिश करता है, पर वो मछली उसे काट लेती है, क्योंकि वो मछलियां मनुष्यों को खाने वाली होती है। और फैटी को उस मछली के काटने से उसके खून की 2 बूंद पानी में गिर जाती है, जिसकी सुगंध पाकर वो सभी मछलियां उन पर अटैक करने लगती है, उन्हें खाने की कोशिश करने लगती है। उन मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वो उनका सामना करते हुए कुछ दूर आगे जाते हैं, जहाँ उन्हें गुफा के ऊपर बहुत सी मम्मीज बंधी हुई नजर आती है, जो देखते ही देखते नीचे गिरने लगती है किसी मिसाइल की तरह। और उनके पानी में गिरते ही उनमें से बहुत से घिनौने कीड़े निकलने लगते हैं, जो कि उड़ भी सकते थे। और वो सभी कीड़े बुलेट की तरह उनकी ओर बढ़ने लगते हैं और वो सभी उनसे बचने के लिए फायर गन का यूज करते हैं, पर उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि फायर गन से भी वो सभी खत्म नहीं हो पा रहे थे और उनकी फायर गन की ऑयल खत्म हो जाती है। और आगे जाके वो गुफा का रास्ता एक झरने में बदल जाता है, जिसमें वो सभी गिर जाते हैं और बिछड़ कर 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। अब वो सभी पानी से निकल कर आगे जाने लगते हैं,
उनमें से एक ग्रुप को रास्ते में बहुत से मटके दिखते हैं जिसमें लाशें होती है जो कि सड़ चुकी थी, जो कि शायद सम्राट जियांग के काम करने वाले थे और उनकी जान इसलिए ले ली गई थी ताकि वो किसी और के लिए मकबरा ना बना पाए। अब हमें दूसरे ग्रुप को दिखाया जाता है जिनको रास्ते में बहुत बड़े जानवर के पैर के निशान मिलते हैं और कुछ दूर आगे जाने पर उनका सामना एक बड़े से कमोडो ड्रैगन के प्रजाति के लिजर्ड से होता है जो उनको खाने के लिए उनका पीछा करने लगता है और वो सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और भागते भागते वो दोनों ग्रुप्स मिल जाते हैं। वो सभी उन लिजर्ड्स को मारने की कोशिश करते हैं पर उस लिजर्ड की चमड़ी बहुत मजबूत होती है जिसके कारण उन पर किए जाने वाले हमलों का उन पर कोई असर नहीं होता और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक खाई में कूदना पड़ता है। खाई के नीचे आकर उन्हें लगता है कि वो सब बच चुके हैं पर वो सभी उन लिजर्ड के झुंड के बीच फंस चुके थे। वो सभी लिजर्ड उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं तभी बादल गरजता है और उसकी आवाज से वो सभी लिजर्ड डर जाते हैं और बायु समझ जाता है कि उन सभी को गरजने की आवाज से डर लगता है, इसलिए वो सभी एक पत्थर के पास जाकर छुप जाते हैं और फिर बादल गरजने का वेट करने लगते हैं। और जैसे ही बादल गरजता है वो सभी वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते प्रोफेसर को वही आइलैंड नजर आता है जो कि हवा में तैर रहा होता है और वो सभी उस आइलैंड तक पहुंचने वाले एक बेल के सहारे वहां जाने लगते हैं पर उनके पीछे वो लिजर्ड भी आने लगते हैं। उनका रास्ता रोकने के लिए बायु उस बेल को काटने लगता है और जैसे ही वो बेल नीचे गिरने लगता है बायु भागकर उस आइलैंड को पकड़ लेता है और वो सभी आइलैंड में अपनी रात बिताते हैं और वो सवेरे देखते हैं कि वो आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है और प्रोफेसर उन सभी को बताते हैं कि इस आइलैंड में एक ही दिन में चारों मौसम आते हैं, बारिश, सर्दी, ठंडी और पतझड़। और इस आइलैंड के हवा में तैरने का राज ये है कि इस आइलैंड के इर्द गिर्द पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है जिसके कारण ये आइलैंड हवा में तैर रहा है। और वो सभी फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं और बहुत दूर पैदल चलने के बाद उन्हें जियांग के मकबरे तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी नजर आती है और वो सभी उस सीढ़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक पास के एक तालाब से जियांग के मकबरे की रक्षा करने वाला एक बड़ा सा केकड़ा उनके सामने आ जाता है। उस केकड़े का शरीर अंदर से खाली होता है इसलिए उसे किसी भी तरह के दर्द का एहसास नहीं होता और चोट लगने पर वो अपने आप को उसी तालाब में जाकर हील कर लेता है, इसलिए उसे तालाब में भी जाने से रोकना होगा। अब वो सभी उस बड़े से केकड़े पर अपने हथियारों से अटैक करते हैं पर उनके हथियारों का उस पर कोई असर नहीं होता। अब वो केकड़ा लिंग योंग के पीछे पड़ जाता है और लिंग योंग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और वो केकड़ा लिंग योंग को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर फैटी जो कि लिंग योंग का लाइफ पार्टनर था वो लिंग योंग को बचा लेता है पर उन दोनों को इस दौरान वो केकड़ा झटका देता है और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं और फैटी लिंग योंग से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और लिंग योंग हाँ बोलती है और फैटी अपने साथियों की मदद करने चला जाता है पर लिंग योंग को गहरी चोट लगी होती है और वो सभी बड़ी मुश्किल से उस केकड़े को कैद करने में कामयाब होते हैं और उस पर पिलर गिराकर उसे जख्मी कर देते हैं। पर जैसे ही उस केकड़े को होश आता है वो सीधे तालाब में अपने आप को हील करने चला जाता है और वो सभी उसे रोक भी नहीं पाते। उस केकड़े के अंदर जाने के बाद बायु को एक आइडिया आता है और बायु भी उस तालाब में कूद जाता है और पानी के अंदर अपने हाथ में एक कट लगाता है जिसके कारण उसका ब्लड पानी में बहने लगता है और उस ब्लड की सुगंध से वो इंसानों को खाने वाली मछलियां आने लगती है और बायु उन मछलियों को उस केकड़े की ओर भेज देता है और वो सभी मछलियां केकड़े को नोचकर खा जाती है और बायु भी सही समय में वहां से निकल जाता है। तभी वो देखते हैं कि लिंग योंग गिर गई और वो सभी देखते हैं कि लिंग योंग को गहरे जख्म आए हुए हैं जिसके कारण लिंग योंग अपना दम तोड़ देती है। लिंग योंग को खोने के कारण उन सभी को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो डिसाइड करते हैं कि अब वो वापस चले जाएंगे। वो सोचते हैं कि अभी खोज के दौरान मरने से अच्छा 40 साल की उम्र में मरना है, पर बायु वापस जाने से मना कर देता है और वो सभी बायु के जज्बे को देखकर मिशन पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर प्रोफेसर काफी डर जाता है और वापस लौटना ही उचित समझता है और वो वहां से वापस चला जाता है और बाकी सभी उस सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं और आखिरकार वो सभी जियांग के मकबरे तक पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने सामने यॉर्क नजर आता है और वो उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर हजारों की संख्या में विशाल मकड़ियां आ जाती है और वो सभी अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इसी बीच बायु उन मकड़ियों से बचकर यॉर्क को लेने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी ओर हमें फिर से उसी अंधे प्रोफेसर चैंग को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर जोंग को ये बता रहा होता है कि उन्हें कुछ भी करके उस यॉर्क को उसकी जगह से नहीं उठाना है वरना अनर्थ हो जाएगा। वो भी 30 साल पहले यॉर्क की खोज में गया था और उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई, इसलिए प्रोफेसर चैंग ने उनको बचाने के लिए उन्हें वहाँ जाने का रास्ता नहीं बताया था
और दूसरी ओर हम फिर से बायू को देखते हैं जिसने उस यॉर्क को उठा लिया था, जिसके कारण कुछ तो अजीब होने वाला था, जिससे डर कर वो सारी मकड़ियां भी वहां से भाग जाती है। और वो देखते हैं कि पहाड़ अचानक से टूट रहा है और उस पहाड़ को चीरते हुए एक विशाल नाग जिंदा हो जाता है और हमें उस नाग के थ्रू फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां प्रिंसेस जिंगोए ने अपने मरने से पहले यॉर्क की रक्षा करने के लिए यॉर्क को उस नाग के अंदर डाल दिया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया वो नाग आकार में और शक्ति में बढ़ता गया और अंत में वो नाग उस पहाड़ी के अंदर सो गया जब तक कि कोई उस यॉर्क को खोजते हुए वहां ना पहुंच जाए। और उस नाग को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जागकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो नाग उन सभी को अपनी बॉडी के बीच घेर लेता है और अपनी आंखों में देखने को मजबूर करने लगता है और वो सभी उस नाग की आंखों में देखकर सम्मोहित होने लगते हैं। पर वो सभी किसी तरह अपने आप को होश में ले आते हैं और वो नाग फिर से उन पर हमला करने लगता है और सभी अपने जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। उसी दौरान फैटी के बैग में रखा उन फायरफ्लाइयों के राजा का बॉटल नीचे गिरता है और हमें पता चलता है कि फैटी ने कॉन्गो के पास से उस फायरफ्लाइयों के राजा को ले लिया था, जिसके आजाद होते ही उसकी खुशबू पाकर सभी फायरफ्लाइयां यहाँ आने लगती है और उस नाग के चारों ओर फैल जाते हैं। ये देखकर बायू को कोंगा की बात याद आती है कि कैसे उनके राजा के जलने से बाकी फायरफ्लाई भी अपने आप को जला देते हैं और बायू को एक आइडिया आता है कि वो उस राजा को नाग पर मार के जला देगा, जिसके कारण बाकी फायरफ्लाइज भी उस नाग से अपने आप को टकराकर जल जाएंगे और उन सभी के ऐसा करने से वो नाग भी जल जाएगा। अब बायू वैसा ही करने आगे बढ़ता है पर बायू के नाग की ओर जाते समय वो नाग की पूंछ से टकराकर गिर जाता है, जिसके कारण बायू के हाथ से उस किंग फायरफ्लाई की बोतल गिर जाती है और वो किंग फायरफ्लाई आजाद होकर अपने रास्ते जाने लगता है। और तभी प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है। प्रोफेसर ने आखिरी मौके पर उनकी मदद करने को सोचकर वापस आ जाते हैं और बायू के प्लान को समझ जाते हैं, पर उन फायरफ्लाई को अपने हाथों में पकड़ने के कारण वो फायरफ्लाई जलना शुरू कर देता है और प्रोफेसर अपने लोगों को बचाने के लिए जलते हुए उस नाग के मुंह में कूद जाते हैं, जिससे बाकी सभी फायरफ्लाई भी नाग के अंदर घुस जाते हैं और उसके अंदर अपनी जान देने लगते हैं, जिसके कारण वो नाग जल जाता है और उन्हें वो यॉर्क मिल जाता है। और अचानक ही पास की एक डैम टूट जाती है और वो पानी चारों ओर फैलने लगता है और वो पहाड़ी भी ढहने लगता है, जिस पर वो सभी खड़े होते हैं। इसलिए वो सभी अपने आप को पहाड़ में ढहने से बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और आखिर में लिंग योंग की लाश को लेकर सही सलामत निकल आते हैं और अपने खोए हुए साथियों को श्रद्धांजलि देने के बाद वो उन दोनों पीस को एक साथ मिलाते हैं और वो हवा में तैरने लगता है और बायू बोलता है कि वो अगली सुबह निकलेंगे। और इस तरह ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी के एंडिंग को देखकर ऐसा लगता है मानो मूवी अभी बाकी है और इस मूवी का और भी पार्ट आ सकता है।